हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर और मैं आरती। आज का जो वीडियो है ये है BHIC 134। और यदि हम थोड़ा सा निगाह ऊपर डालते हैं, क्योंकि ये BHIC 134 यानी 134 के अलावा ये आपका EHI 5 और EHI 1 से मिलकर बना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे यूनिट 3, तो ये EHI 5 की यूनिट 8 पर आधारित है। यानी EHI 5 की जो यूनिट 8 है उसे BHIC 134 में 134 में यूनिट 3 कर दिया गया है। ठीक है, तो EHI 5 के जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज को, इस वीडियो को जरूर देखें। राइट, चलिए आज हम यहाँ पर ले लेते हैं यूनिट 3 ले लेते हैं। और यूनिट 3 में हमारा है यूनिट 4 आ गया है। अभी थोड़ा ऊपर हमें चलना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही PDF में आपका पूरा ये दिया हुआ है। तो मैं PDF डाल दूंगी ग्रुप में, तो आप वहां से इसे देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट 3 और हम यहाँ पर आ चुके हैं, यूनिट 3 पे आ चुके हैं। तो जो हमारी यूनिट 3 है उसका नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए बन सकता है, क्योंकि ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा था, फिर बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से 65 में क्या थी। यहाँ पे बंगाल में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सिराजुद्दौला वहां का शासक था। फिर मीर जाफर था जो अंग्रेज के साथ संबंध थे। मीर कासिम था, अंग्रेज ने ही उनको गद्दी पर बिठाया था। फिर मीर कासिम के पश्चात जो था एक संधि की गई और उसको इस तरह से हम पूरा आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल ही आपका नजर आता है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना में। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं, एक नजर प्रस्तावना पे डालते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रस्तावना। जो हम अंदर पूरे PDF में यूनिट 3 में पढ़ेंगे वही आपके प्रस्तावना में होता है। ठीक है, तो बंगाल में 1757 से और राइट, आवाज ठीक है, 1765 तक के दौरान नवाब से अंग्रेजों को हुए राजनीतिक सत्ता के रूपांतरण का परिचय यहाँ पे कराया जाएगा। 1757 से 1765। ठीक है ना। बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच ये व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी जो 1750 के दशक में घटना में बदल गई। घटनाक्रम के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णायक कारक था वो किसी भी नवाब की व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन में जो गिरावट आई थी उसका आरंभ जो है 18वीं सदी में स्टार्ट हो गया था और बंगाल की स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के अंतिम रूप में ये धराशायी होने लगा था, नीचे की ओर जाने लगा था। ठीक है, तो ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा था? जब ब्रिटिश यहाँ पर संधि नहीं किए थे, ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित नहीं किया था, उससे पहले का बंगाल कैसा था? तो देखिए, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में अर्थात सामंतवाद में पूंजीवाद की ओर एवं फिर व्यापारिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद की ओर परिवर्तन हुए थे और जिसके कारण बस औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत सी यूरोपीय शक्तियों के बीच कड़ी प्रतियोगिता हुई थी। औपनिवेशवाद का मतलब ही होता था कि एक ऐसा देश होता था जो दूसरे देशों में जाता था, वहां के एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर, राज्य पर कब्जा कर लेता था और वहां पे उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता था। सपोज दैट जैसे बंगाल को ही ले लीजिए, क्योंकि ये हुगली नदी थी वहां पर, नदी के किनारे व्यापार ज्यादा होता था, आने जाने का मार्ग भी होता था। तो अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वहां पे आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां पे अपना व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया और वहां पर रहने वाले लोगों से ही, बंगाल के, भारत के लोगों से ही वो क्या लेते थे? ब्याज पैसे वगैरह लेते थे। ये औपनिवेश कहलाता है। किसी दूसरे देश का व्यक्ति, किसी दूसरे देश के लोग आके किसी दूसरे देश में अपना आधिपत्य जमा लेते थे। ठीक है ना। इसी की कड़ी में अगर हम 17वीं शताब्दी में जाते हैं तो बंगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी कंपनियां जो हैं यहाँ पर आई, इन्होंने औपनिवेश किया। ठीक है, कई ऐसी कंपनियां थी जो यहाँ पर भारत में, क्योंकि संसाधन बहुत थे, सभी को पता है, संपन्न था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ का माल यहाँ से उठा करके ले जाते थे। देश की धन प्रचुरता के कारण पुर्तगाली, अंग्रेजों, डचों के बीच एक कहावत लोकप्रिय हो गई थी कि बंगाल प्रांत में प्रवेश के लिए सैकड़ों द्वार हैं, परंतु छोड़ने के लिए एक भी नहीं है। आप अंदर चले जाइए, हजारों द्वार आपको मिल जाएंगे, हजारों गेट से आप वहां जा सकते हैं, लेकिन वहां से आपको लौटने के लिए कोई गेट नहीं मिलता है, क्योंकि इतना वहां पे धन था कि लौटने की इच्छा ही उनको नहीं होती थी, तो गेट कहां से दिखता। और कच्चे उत्पाद जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी आदि, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुढ़ाई के सामान, ये सभी वहां से आयात निर्यात होते थे, निर्यात
आयात होता था वहां से, ठीक है ना। और एशिया, ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से जाता था। आप सोचिए, मैंने कहा ना यही होती थी, लूट खसोट हुआ करती थी, इसीलिए औपनिवेशिक के दूसरे राज्यों पे, दूसरे देशों पे जाके अपना आधिपत्य इसीलिए जमाया करते थे कि ब्रिटेन को यहाँ पर, इंग्लैंड को यहाँ पर भारत से ही, सिर्फ एशिया से, सिर्फ एशिया से, जो कि एशिया का मतलब पहले अफगानिस्तान, चीन, ये सभी चीजें भारत के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ से सिर्फ उसको 60% का सामान सिर्फ और सिर्फ सोचिए भारत यानी बंगाल से जाता था। पूरे एशिया को अगर मिला ले तो बंगाल से जाता था। और बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश मिली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण भी थी। यही कारण था कि अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने औपनिवेश यहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। अंग्रेजों का बंगाल के साथ निरंतर संबंध 1630 के दशक में शुरू हो गया था, ठीक है। पूरब में सबसे पहली बार अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1633 में हुई, उड़ीसा में बालासोर में हुई, फिर हुगली नदी, जो मैं बता रही हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में हुई। 1690 के आसपास अंग्रेजी कंपनी को सुल्तानत, कलकत्ता, गोविंदपुर के नाम के 3 गांवों के जमींदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे। अब यही यहाँ पे गलतियां होती गई भारत के लोगों से, बंगाल के लोगों से, कि वो अंग्रेजों को वहां पर अधिकार देते गए और वो वहां पर कब्जा करते गए, बस्ती बसाने लगे, अपना एक किला वहां पे बनाने लगे और धीरे धीरे पूरे बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1680 तक बंगाल में कंपनी का वार्षिक निवेश यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ज्यादा पहुंच गया था। 17वीं शताब्दी से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने दिया गया। इसके बदले में कंपनी को मुगल सम्राट को यहाँ पर 3000 यानी 350 पाउंड रुपए वार्षिक अदा करने पड़ते थे। जिस समय कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार के लिए एक वर्ष में 350 पाउंड अदा करती थी, उस समय बंगाल से कंपनी का निर्यात यहाँ पे 50,000 पाउंड मूल से भी अधिक प्रतिवर्ष का था। सोचिए इतने बड़ा बेवकूफ कौन इंसान हो सकता है कि अपने ही देश में अपने ही साम्राज्य को खत्म कर रहा हो, अपने ही देश के माल को वो बाहर भेज रहा था। यहाँ पर मुगल को सिर्फ 3000 पाउंड रुपए दिए, 3000 रुपए दिए जाते थे वार्षिक, यानी 350 पाउंड दिए जाते थे। और वहीं पे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो बंगाल से 50,000 पाउंड का अधिक सामान लेके जाया करते थे, प्रतिवर्ष उनको लाभ होता था। सोचिए आप। लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी कि जो प्रांतीय सूबेदारी कंपनी को दी जाने वाली थी, इसी का वो समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उनसे राजस्व को भारी नुकसान होता था। और इसीलिए इन्होंने इस प्रांतीय प्रशासन को खत्म करने के लिए अंग्रेजी कंपनी को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की थी और बंगाल में स्वतंत्र प्रभुत्व को स्थापित करने वाले सूबेदार मुर्शीद कुली खान, याद रखिएगा ये नाम आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुर्शीद कुली खान कंपनी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों को देने के समर्थन में नहीं था, क्योंकि थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है ना, नहीं था क्योंकि इसके कारण वह सरकारी कोष में नुकसान होता था। और इसलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से पहले ही अंग्रेजों के व्यापारिक हितों एवं प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। तो यहाँ पे आपको जो एक नाम है वो नाम याद रखना पड़ेगा, और वो नाम है मुर्शीद कुली खान का, जो कंपनी के द्वारा जो भी उपयोग किया जाए, जो कंपनी को अधिकार दिए गए थे, वो उसके समर्थन में नहीं था। और इसीलिए 18वीं सदी के आते आते अंग्रेज में और बंगाल के प्रांत में एक झड़प शुरू हो गई थी। वहां का जो शासक थे, जो लोग वहां का एक वर्ग था, सूबेदार वर्ग था, उनमें झड़प शुरू हो गई थी, ठीक है, ओके, ठीक है। और जिस समय अंग्रेजों के उभरते व्यापारिक हित बंगाल की राजनीति के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे थे, और उसी समय प्रांतीय प्रशासन में स्वयं ही कुछ कमजोरियां पैदा हो गई थी, और मुगल साम्राज्य के विभाजन के साथ ही बंगाल में कैसे स्वतंत्र प्रभुत्व का उदय हुआ, ठीक है, यानी उद्भव हुआ। अब थोड़ा देख लेते हैं। जो प्रांतीय शक्ति थी, स्थायित्व निम्नलिखित कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर थे। जैसे नवाब का शासन स्थानीय कुलीन वर्ग के एक शक्तिशाली गुट के समर्थन पर निर्भर करता था, ठीक है, पहला। दूसरा जो था, उसको उन हिंदू मुतासेदियों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। थोड़ा समय से और वो कर देती ताकि आप लोग के समझ में आए, ओके। जिनके नियंत्रण में औपनिवेशिक में वित्तीय प्रशासन था। बड़े जमींदारों का समर्थन भी अति आवश्यक था, क्योंकि केवल राजकीय कोष राजस्व में नहीं देते थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर नवाब को सैनिक सहायता भी देते थे। कौन? जमींदार लोग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। बैंकों के मालिक एवं व्यापारिक घरानों, विशेषकर जगत सेठ का घराना जो बंगाल का सबसे बड़ा वित्तीय घराना था, उसके समर्थन और सहयोग की भी नवाबों को आवश्यकता थी। तो कुछ कारण थे विभिन्न प्रकार के गुटों की नवाब से आशाएं भिन्न भिन्न हुआ करती थी, और यही मेन एक कारण था, ठीक है। बंगाल के ब्रिटिश विजय। अब बंगाल में ब्रिटिश विजय कैसे हुई?
तो अब यहाँ पर हम बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से 65, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। या तो बंगाल की ब्रिटिश विजय क्वेश्चन पूछिएगा या फिर पूछ लेगा कि 1757 से बंगाल में 1757 से 1765 के ब्रिटिश विजय के बारे में या शासन के बारे में लिखिए। तो आपको फिर इनमें तीनों का जिक्र करना, वो जिक्र होगा नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम का, ठीक है ना। क्योंकि इतिहास, बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है, ठीक है। और 8 वर्ष के समय के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था, परंतु वे नवाब की प्रभु सत्ता को कायम रखने में असफल रहे और अंत में आखिर शासन का नियंत्रण अंग्रेज के हाथ में चला गया। तो 1757 से 1765 तक बंगाल के राजनीतिक घटना चक्र का विवेचन जो है, यहाँ पर अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, ये देखेंगे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार, क्या हुआ सिराजुद्दौला के साथ, ब्रिटिश सरकार ने क्या उनके साथ किया। तो सिराजुद्दौला 1756 में अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना, ठीक है। और सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची ने यानी घसीटी बेगम ने किया था, ठीक है। नवाब के दरबार में जगत सेठ, जो कि हम पहले भी नाम पढ़ चुके हैं, एक तरह से बैंक का खानदान, जो बैंक वाला काम होता था वो जगत, जमींदारी का काम वो जगत सेठ के यहाँ होता था। राज बल्लभ, राज दुर्लभ, मीर जाफर, कुछ हम लोगों का एक शक्तिशाली गुट भी होता था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया था, ठीक है। और नवाब के दरबार के इस आंतरिक असंतोष के अतिरिक्त नवाब की स्थिति को दूसरा गंभीर खतरा अंग्रेजी कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों से था। वो जो गुट था अमीरचंद जगत सेठ का, वो तो अमीरचंद और जगत सेठ का वो तो था ही पहला। दूसरा जो था वो किससे था, अंग्रेजी कंपनी से भी था। नवाब एवं कंपनी के बीच व्यापारिक विशेषाधिकारों को लेकर संघर्ष कोई नया नहीं था, हमेशा होता रहता था। लेकिन हाँ, दोनों के बीच के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, किसके, अंग्रेज के और सिराजुद्दौला के बीच। वो कारण क्या थे, वो कारण ये था, नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, नवाब ने आज्ञा नहीं दी तब भी अंग्रेजी कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी कर दी थी। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। अब जब कंपनी को अधिकार व्यापार का दे दिया गया तो जो वहां के अधिकारी थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया था, उस व्यापार का व्यक्तिगत उपयोग करना शुरू कर दिया था, पर्सनल उपयोग करना शुरू कर दिया था। ये भी एक रीजन था। और तीसरा रीजन था कि कंपनी ने कलकत्ता में राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी थी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध था, जो सरकारी धन को लेकर भागा था। तो ये भी एक मेन कारण था और इन कारणों से सिराजुद्दौला जो था वो कंपनी के साथ नाराज था और कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा और अंग्रेज के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को और तेज कर दिया था। जो कलकत्ता जहां पर अंग्रेजों ने किलेबंदी की थी वहां पर सिराज ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध था और जो संघर्ष था वो और जो टकराव था वो और ज्यादा तेज हो गया था, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंचने से बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई थी, क्योंकि एक शक्तिशाली सेना भेज दी गई थी अंग्रेज के पास। कंपनी का जो नवाब था वो दरबार के षड्यंत्रकारियों के साथ गठबंधन हो जाने से कंपनी की स्थिति और मजबूत हो गई। अब जो दरबार के षड्यंत्रकारी थे उनके साथ गठबंधन हो गया था, किसका, कंपनी के नवाब का। इसलिए अंग्रेजों की विजय प्लासी की लड़ाई में मैदान जो जून 1757 में होने वाले युद्ध के पूर्व ही सुनिश्चित हो गई थी और यहाँ पर ही पता चल गया था कि अंग्रेजों की यहाँ पे विजय होगी और वहां पे उनकी विजय हुई भी। और वहां पे इस युद्ध में जो है षड्यंत्र जो रचा गया था उसके नवाब के खिलाफ रचा गया था, तो सिराज उचित कार्रवाई करने में असफल रहा और वहां पर शम को भी न बचा सका और मीर जाफर के पुत्र मीरान को भी उसका कत्ल कर दिया गया था। तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज का था। अब ऐसे यहाँ पे मीर जाफर और अंग्रेज का दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के पूर्व ही क्लाइव ने, क्योंकि अंग्रेजों की चाल थी फूट डालो शासन कर, उन्होंने मीर जाफर को अपनी तरफ कर दिया था और उससे कह दिया था कि सिराजुद्दौला को हराना है और उसकी हत्या कर देनी है और उसके बाद जो बंगाल की बागडोर है वो किसके हाथ में दे देनी है, मीर जाफर यानी तुम्हारे हाथ में दे देनी है। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था और सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग अपनों के ही खिलाफ गए थे और ये होता था इतिहास में, इतिहास इस चीज का गवाह है। तो अंग्रेज अब बंगाल के राजा को बनाने वाले हो गए, ठीक है। और मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भारी रकम को अदा करना पड़ा था। मुर्शिदाबाद सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन तो नहीं था, यानी बंगाल की जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी जहां धन कोष हुआ करता था वो नहीं था। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने मरजाने के रूप में लगभग यानी कि यहाँ पे 17,50,000 रुपए जो है वो अदा किए थे उस टाइम में, सोचिए जरा। और मीर जाफर जैसे ही सत्ताहीन हुआ उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। आप सत्ता पे जैसे मीर जाफर बैठा तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई वो देख लीजिए। मिदनापुर के राजा, जो मिदनापुर के राजा थे राम सिन्हा, पूर्णिया के हिजरी अली खां जैसे शासक ने उनको शासक मानने से इनकार कर दिया। मीर जाफर के कुछ सिपाही जिनको अपना वेतन निरंतर नहीं मिल रहा था वो विद्रोही हो रहे थे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, अगर आपके पास बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है तो आप ये लिखते चलिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वीडियो को देखिए तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और फिर इनको लिख लीजिए कॉपी में, तो आसानी होती है इसको पढ़ने में, ठीक है ना। और उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर राय दुर्लभ की वफादारी पर संदेह था, ठीक है। और राय दुर्लभ क्लाइव की शरण में था इसलिए वह उसको छू भी नहीं सकता था, संदेह भले उस पर रहा हो। मुगल बादशाह के पुत्र जो बाद में आलम शाह के नाम से जाना गया ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया था। तो कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं थी जो मीर जाफर को सामना इनका करना पड़ा था। और नवाब की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और मेन कारण था कि जो कंपनी थी उसकी मांग बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और इन सभी के कारण मीर जाफर की निर्भरता अंग्रेजी कंपनी पर हो गई थी, यानी जो अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसे ही मीर जाफर को करना पड़ता था और कंपनी कुछ कारणों से नवाब के साथ नाराज थी। तो अंग्रेजी कंपनी एक ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कटौती करना चाह रहा है, उसके प्रभाव को रोकना चाह रहा है। अंग्रेजों के मन में एक ऐसा डर था क्योंकि उसमें फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, सभी लोग आए हुए थे, लेकिन वर्चस्व अंग्रेजों का था और अंग्रेजों की सदैव बढ़ती मांगों को पूरा करने में भी मीर जाफर असफल रहा है। तो इसी बीच मीर जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फिर विवाद पैदा हो गया और मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए जो गवर्नर थे उन्होंने मीर कासिम का पक्ष लिया। इसीलिए मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम को क्या कर दिया गया, सिंहासन दे दिया गया, वहां का राजमहल जो है वहां का नवाब बना दिया गया, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कौन आया, अब यहाँ पे मीर कासिम आ गया और अंग्रेज आ गए। तो हमने अभी शुरू में देखा किसका किसका देखा, सिराजुद्दौला और अंग्रेज देखा, फिर मीर कासिम, मीर जाफर और अंग्रेज देखा, मीर कासिम और अंग्रेज देखा, क्योंकि मीर कासिम भी बंगाल के सिंहासन पर उसी ढंग से पदासीन हुआ जिस ढंग से मीर जाफर ने इसको प्राप्त किया था। यानी मीर कासिम ने अंग्रेजों का साथ दिया मीर जाफर के खिलाफ जाकर, जिस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और पूर्व अधिकारियों की भांति मीर कासिम को भी अंग्रेजों को भारी धन अदायगी करनी पड़ी थी और वो धन ही तो चाहते थे और क्या चाहते थे, ठीक है ना। और जो बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव के जिले थे वो अंग्रेजी कंपनी को दे दिए गए थे और सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ठीक है ना। पहला था कि कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार यानी मुंगेर में हस्तांतरित कर लिया और अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन कर लिया था और सेना की कौशल और क्षमताओं को उसने बढ़ा लिया था। ये उसने दो काम अच्छे किए थे, किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। और मीर कासिम के शासन के पहले कुछ महीने ठीक प्रकार से व्यतीत हुए, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। अच्छा, इसके कारण क्या थे, तो कारण थे नवाब की बार बार प्रार्थना करने पर भी बिहार का उप सूबेदार रामनारायण अपने लेखा जोखा को जमा नहीं कर रहा था, ठीक है, जिससे यहाँ पे दोनों के रिश्ते खराब हो रहे थे। कंपनी के दस्तक या व्यापार संबंधी अधिकार पत्र का कंपनी के अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के दुरुपयोग किया जाता था, जिससे नवाब एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया था और कंपनी के कारिंदे अपने सामान पर कोई कर नहीं अदा करते थे, जो कंपनी के लोग थे, जबकि स्थानीय व्यापारियों को कर अदा करना पड़ता था। और जहां एक और नवाब को कर राजस्व की हानि कंपनी के अधिकारियों द्वारा अदा न करने पर होती थी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के साथ असमान कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ता था। तो एक ये भी मेन रीजन था, ठीक है। ओके, चलिए
फिर मीर कासिम के पश्चात क्या हुआ? बंगाल के सिंहासन पर मीर जाफर को वापस बैठा दिया गया और अंग्रेजों को उसकी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्धमान, चिटगांव 3 जिले बंगाल में कर उन्मुक्त व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए गए। परंतु मीर जाफर का स्वास्थ्य अच्छा न था और घटना के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके छोटे बेटे जो नजीमुद्दौला को नवाब नियुक्त किया गया और वास्तविक प्रशासन जो था नायब सूबेदार के द्वारा चलाया जाता था और जिसको अंग्रेज अधिकार नियुक्त कर सकते थे और हटा सकते थे। तो ये था बंगाल का शासक। यदि बंगाल का शासक आता है तो आपको यहाँ पे तीन लोगों के सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम के यहाँ पे जिक्र करना होगा और लिखना होगा। ठीक है ना। राजनीतिक प्रवृत्ति क्या थी ऊपर देख चुके। बंगाल के नवाबों तथा अंग्रेजों के रिश्तों में तनाव के उत्पन्न हुए। जस्ट अभी ऊपर हम रीजन पढ़ के आते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बंगाल है और बंगाल के जो 3 नवाब है, 3 नवाबों में से किसी एक नवाब के बारे में पूछ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, प्लासी की लड़ाई में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अंग्रेजों की सफलता का महत्व क्या था। ठीक है ना। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता का बंगाल के इतिहास पर एक विशेष प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता का क्या महत्व था, या अंग्रेज क्यों जीते, या फिर अंग्रेजों की सफलता का बंगाल के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा प्लासी की लड़ाई में। ठीक है। तो प्लासी की लड़ाई से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको यही लिखना होगा। और आंसर क्या लिखना होगा? तो आंसर ये है कि सबसे पहला, अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। बंगाल के नवाब कमजोर हो गए थे और यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई थी। सबसे पहली बात, अंग्रेजों ने ऑलवेज विश्वासघाती तो किया। और दूसरा, बाह्य रूप से यानी बाहरी रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन ना हुआ और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी ही था, लेकिन कंपनी जो पूरा प्रभुत्व था वो किनका था? अंग्रेजों का हुआ करता था। और अंग्रेज यानी कंपनी जो होते थे वो नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करते थे। किसको क्या कहां पे बनाना है, इसका अधिकार नवाब को नहीं बल्कि कंपनी को हुआ करता था। ठीक है। तीसरा, नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी थी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की ताकत को कमजोर कर दिया। तो नवाब का अंग्रेजों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे और जो उनके विरोध थे उनके साथ वो मिल गए थे, अपने विरोधियों के साथ में मिलकर षड्यंत्र करने लगे थे। तो यहाँ पर जो उनकी ताकत थी वो भी कमजोर होने लगी थी। किसकी? नवाब की। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया। ये 4 टॉपिक के पॉइंट है जो आप लिख लीजिए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के कारण या फिर बंगाल में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण हुए, प्लासी के बाद बंगाल का इतिहास किस तरह से बदला, इस जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर आपका यही होगा। ठीक है। और बक्सर की लड़ाई के दौरान उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्लासी में आधा था लेकिन बक्सर के बाद पूरा कर लिया था। ठीक है। ओके। और जो हस्तांतरण था, हस्तांतरण की प्रक्रिया थी, धीरे धीरे जाने की प्रक्रिया थी, वो प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई थी और बक्सर के युद्ध में खत्म हो गई, यानी चरम पर पहुंच गई थी। पूरा प्रभुत्व अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। कहां पर? बंगाल में। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर था। और भी यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप देखना चाहें कि बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग्य के सूर को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। तो अब यहाँ पे कोई नवाब नहीं था, अंग्रेज खुद ही शासक करते थे। और यहाँ पे जो है आप इसे भी ले सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चाहे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। ओके। क्या मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक गठन किया संघ बनाया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने वो असफल रहा। ठीक है। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। सब ब्रिटिश शक्ति जो थी वो सर्वोच्च थी, मजबूत थी, इसलिए उन्होंने इस पर विजय हासिल की और इस तरह से वहां पर बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई के महत्व 60 शब्दों में लिखी, जस्ट अभी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इस तरह से यूनिट भी, थर्ड यूनिट भी आपकी यहाँ पे क्या होती है? फिनिश्ड होती है, खत्म होती है। अब आएगी 4 यूनिट जो कि 1857 तक औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, वारिंग हेस्टिंग का क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है, तो वारिंग हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यूनिट जो 4 आपकी है वो किससे मिलके बनी है। तो यूनिट 4 आपकी EHI 5 की यूनिट 13 पर आधारित है। तो जो लोग EHI BA वाले स्टूडेंट हैं, EHI 5 जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो वो अपना यूनिट 13 समझ के पढ़ें और BHIC 1, 3, 4 वाले यूनिट 4
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।